नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला एक बार फिर से फंस गया है। बल्कि यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने का मामला एक बार फिर से पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं, हठ धारण कर लिया है। उन्होंने मनाने के लिए गए थे, बड़ी बैठक हुई, लखनऊ में कई सारी बातें रखी गई, लेकिन वो कई सारी जो बातें रखी गई उसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ दी। अब वो जो कुछ चीजें जोड़ी वो दिल्ली दरबार तक पहुंची। दिल्ली दरबार में संदेशा आया, एक बड़ी बैठक कल संसद भवन परिसर में हुई और उस बड़ी बैठक के बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला अटक गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का मसला भी अटक गया है। और इसी के साथ एक सवाल और उठकर खड़ा हो रहा है कि अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। योगी के अड़ने से क्या है राजस्थान का कनेक्शन और योगी के अड़ने से कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा एक बार फिर से लटक गया है। इससे जुड़े तमाम तथ्यों को अपनी इस स्टोरी में एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर पहुंचाइए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। चाहे आप हमारी स्टोरी से सहमत हो या आप हमारी स्टोरी से असहमत हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए। अब आते हैं इस पूरे मामले पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में पहले बता देता हूं, किस तरह से उनसे पर्ची खुलवाई गई, किस तरह से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। बार बार भजनलाल शर्मा की विदाई की बातें कही जा रही है, लेकिन मैं लगातार ये कह रहा हूं कि एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी आसानी से भजनलाल शर्मा हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनको बनाया किसने है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, गुजराती लॉबी ने। तो भजनलाल शर्मा दिल्ली आए, बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, हमारी खबर पर एक तरह से मोहर लग गई कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक विधायक बनकर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहना चाहेंगी, या उनके लिए जिस तरह की बड़ी भूमिका की बात कही जा रही थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत से मिलने के बाद कि राष्ट्रीय राजनीति में उनको कुछ बड़ा दायित्व दिया जा सकता है, क्या वो उस बड़ी भूमिका का इंतजार करेंगे और कब तक करेंगे? क्योंकि उस बड़ी भूमिका का भी पेच फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव होने हैं और इसकी शुरुआत जो है वो देश के कई अलग अलग राज्यों से तो हो चुकी है। राजस्थान का जिक्र कर चुका हूं, वसुंधरा की जगह भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में तमाम दिग्गजों को दरकिनार करके नए मुख्यमंत्री। लेकिन बदलाव की इस बयार का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तो देश की राजधानी दिल्ली का है, लेकिन जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो देश के सबसे बड़े राज्य यानी देश की लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद भेजने वाले राज्य उत्तर प्रदेश का है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों में कैसे ठनी हुई है ये हम और आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम का तस्वीरें तो पोस्ट करनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन नाम नहीं लिखते, टैग नहीं करते। और उप मुख्यमंत्री खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य वो योगी आदित्यनाथ के मंच पर जा नहीं रहे। तो ऐसे में समझौते का एक फॉर्मूला तय करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के दूत के तौर पर आरएसएस के बड़े नेता और सह सरकार्यवाह अरुण कुमार गए। लंबी चौड़ी बैठक हुई, मैराथन बैठक हुई। कहा गया कि इस मैराथन बैठक में संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा हुई। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन यह मामला अगर इतना सीधा होता, सिर्फ बेटर कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा होती, तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते? क्या प्रधानमंत्री के कक्ष में एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होती
जिसमें अमित शाह शामिल होते, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होते। जाहिर सी बात है कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक नहीं बुलाई गई थी, बल्कि बदलाव की जो कहानी लिख दी गई है उसको ग्राउंड जीरो पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर यह बैठक लखनऊ में हुई थी। आरएसएस की तरफ से कई बातें रखी गई, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे संदेशा भिजवा दिया दिल्ली दरबार को और आरएसएस के मुख्यालय को। आपको जो भी कहना है खुल के कहिए, क्या मुझे पद छोड़ना है, क्या मुझे इस्तीफा देना है और इसके बाद मेरा क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ भी एक विधायक बनकर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे नहीं, या कल को एक सांसद बनकर देश की राजनीति में तो सक्रिय रहना नहीं चाहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे तो उनको क्या मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा ये संदेशा भिजवा दिया कि जो भी कहना है खुलकर कहा जाए, पूरी बात कही जाए और भविष्य को लेकर क्या प्लान बनाया है बीजेपी के आला कमान ने और आरएसएस के नेतृत्व ने, ये प्लान उनके साथ साझा किया जाए। इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं कि फिलहाल वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने को लेकर अड़ गए हैं, तमाम समीकरण गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है, भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले का सहारा लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई थी, अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में पहले से ही चौकस रहना चाहती है, पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ, पीडीए के फॉर्मूले के साथ, दलितों और पिछड़ों को साधने के फॉर्मूले के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर अगर फैसला हो जाता तो फिर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर केंद्र में जो नई टीम बननी है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और मोदी के जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होना है उसको लेकर तमाम चीजों को ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट किया जाता। और इसी में भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी आ रहा था। हालांकि अभी तक किसी भी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए थे। क्योंकि राजस्थान में जगह खाली है नहीं और राजस्थान में आगे भी जगह खाली नहीं होनी है, लेकिन यूपी, राजस्थान और दिल्ली के साथ कई तरह के समीकरण, कई तरह के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन योगी ने मना कर दिया। और जब योगी ने मना कर दिया तो योगी का संदेशा लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता जो हैं, जो सह सरकारवाह अरुण कुमार, उन्होंने भागवत साहब तक संदेशा पहुंचा दिया। लेकिन असली हलचल तो बीजेपी में शुरू हुई। बीएल संतोष दिल्ली आए, दिल्ली आकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वो मुलाकात जायज भी थी क्योंकि संगठन के लिहाज से उस मुलाकात को, चूंकि संगठन की बैठक थी तो संगठन की रिपोर्टिंग करनी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। फिर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को भी इस तर्क पर सही ठहराया जा सकता है कि सही मायनों में यानी व्यवहारिक परिस्थितियों में भले ही पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा हो, भले ही सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हो, लेकिन सरकार और संगठन दोनों पे अमित शाह की पकड़ है। अमित शाह ही दोनों को चलाते हुए नजर आते हैं, तो अमित शाह के साथ मुलाकात करना भी आप जायज कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने लोगों को चौंका दिया। बुधवार को बीएल संतोष की जेपी नड्डा से मुलाकात, अमित शाह के साथ मुलाकात और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। अमित शाह मौजूद थे उसमें, जेपी नड्डा मौजूद थे उसमें और बीएल संतोष भी मौजूद थे उसमें। बताया यह जा रहा है कि बुधवार को हुई इस हाई प्रोफाइल यानी एक उच्च स्तरीय बैठक में लखनऊ की बैठक में क्या क्या हुआ उसकी पूरी रिपोर्टिंग जो है वो बीएल संतोष ने आलाकमान के सामने रखी, प्रधानमंत्री को बताया। जाहिर सी बात थी, नाराजगी स्वाभाविक थी क्योंकि प्लान फेल हो रहा था। कई सारी चीजों को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना है। संघ को बड़ी मुश्किल से साधा गया था और जल्द से जल्द कुछ फैसले करने थे। अब वो जल्द से जल्द जो फैसले करने थे पार्टी के आला नेतृत्व यानी सीधे कहूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, वो मामला भी टल गया है। उत्तर प्रदेश में भी आपको पीडीए के फॉर्मूले के तहत एक पद जो है यानी कि सरकार के मुखिया का पद अपर कास्ट को देना है, जो अभी योगी आदित्यनाथ के पास है। अगर कल को वो हटते हैं तो मुख्यमंत्री फिर पिछड़ी जाति का बनाया जा सकता है और फिर प्रदेश अध्यक्ष आपको अगड़ी जाति का बनाना है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष का मामला है वो भी एक तरह से लटक गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मामला है वो भी एक तरह से लटक गया है, और संगठन और सरकार में जो फेरबदल का मामला है वो भी एक तरह से लटक गया है, और इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला भी पूरी तरह से लटक गया है। लेकिन मामला अब इससे आगे है।
BL संतोष लखनऊ गए, एक बड़ी बैठक हुई, अरुण कुमार भी साथ गए। जाहिर सी बात है एजेंडा बड़ा था, कोशिश थी कि मना लिया जाए। योगी आदित्यनाथ माने नहीं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत वो हो रखी है कि उस सरकार में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों का एक साथ काम कर पाना संभव नहीं। ब्रजेश पाठक तो थोड़ा बहुत साथ कर भी लेंगे, कार्यकर्ता रहे हुए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में काम कर पाना संभव नहीं है। और इसलिए उनकी एक छवि बनाने के लिए, उनका एक प्रभावपूर्ण नेता की छवि, संगठन पे पकड़ वाली छवि बनाने के लिए उनको एन बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया। और इससे पहले हमने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, योगी की टीम योगी को श्रेय देती हुई नजर आती थी कि महाराज जी ने कितनी रैलियां करी और कितनी जगह पे वो जिता कर लाए। अब सह प्रभारी बिहार के केशव प्रसाद मौर्य थे, तो केशव प्रसाद मौर्य बिहार विधानसभा चुनाव को जिताने के मामले में अब योगी आदित्यनाथ पर 20 साबित होते नजर आ रहे थे। यानी केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी के साथ ये सवाल का उठ रहा था, यह बताया जा रहा था कि उनको एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है, या तो उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है या केंद्र की राजनीति में दी जा सकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के अड्डे ने अब सब कुछ जो है एक तरह से बिखेर दिया है, सब कुछ को तहस नहस कर दिया है। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कुछ बड़े फैसले करने हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को शायद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो ना मिले, योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं तो शायद मुख्यमंत्री का पद भी ना मिले। तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि सरकार में, जैसा कि मैंने कहा, कि वो एक साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार में रह तो नहीं सकते। तो सूत्र ये बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तीफा दे दें और जिस तरह से 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, एक बार फिर से यूपी बीजेपी की कमान जो है बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनको सौंप दी जाए और फिर सरकार का चेहरा योगी आदित्यनाथ, संगठन का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य, और दोनों में एक खींचतान, यानी आलाकमान खुलकर ये कह दे। क्योंकि हमने दीपोत्सव महोत्सव के दौरान देखा था, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या न जाना ये बिना बीजेपी आला कमान से बात किए तो संभव नहीं हो पाया होगा। तो एक नए तरह का टकराव जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू होगा और इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा, इसका असर नागपुर यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पड़ेगा और इसका असर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर भी पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ जाता हूं तो इसका असर सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवाल इन तमाम नेताओं की भावना देखिए, केशव प्रसाद मौर्य कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिना कोई ठोस पद लिए अपना मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कल्याण सिंह का हश्र देख चुके हैं, उमा भारती का हश्र देख चुके हैं, येदियुरप्पा का हश्र देख चुके हैं कि एक बार पद छोड़ा तो उसके बाद पार्टी में कोई पूछेगा नहीं। विधायक में तो कहा जाता है कि विधायक दल में वैसे ही उनके साथ बहुमत नहीं है, तो वो पद छोड़ने से पहले ही सारी बार्गेनिंग कर लेना चाहते हैं, सब कुछ तय कर लेना चाहते हैं। ये तो हुए यूपी के हालात। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का धैर्य कब तक उनका साथ देगा, इस पर नजर बनाए रखने जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि भजन लाल शर्मा बदले नहीं जाने हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ विधायकों का बहुमत है, लेकिन ये भी तय है कि वो बगावत नहीं करेंगी, वो पार्टी को धोखा नहीं देंगी। लेकिन फिर यहाँ ये सवाल कि क्या वो सिर्फ एक मामूली विधायक बनकर ही रहना चाहेंगी, क्या करेंगी, उनके धैर्य के ऊपर भी काफी कुछ टिकता है। और इस बीच महाराष्ट्र में भी हलचल शुरू हो गई है। जिस तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच में बयानबाजी का घमासान जारी है, उसको लेकर भी कई तरह के किंतु परंतु उठ रहे हैं और संसद का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्षी राजनीतिक दल कई मुद्दों के सहारे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 48 से 72 घंटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर और वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत अहम होने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ फैसला होता है। और ये जो राजनीतिक घमासान जारी है, गुजराती लॉबी बनाम लखनऊ दरबार, ये कौन सी शक्ल लेता हुआ नजर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अपील, आप युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।